वेलकम टू द बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम पढ़ने वाले हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आइए शुरू करते हैं। तो द स्ट्रेंज केस ब्रिटेन पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि व्हाई ब्रिटेन इज कॉल्ड ए स्ट्रेंज केस। क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है क्योंकि जब फ्रांस इटली और जर्मनी के अंदर लोगों ने कैसे, हमने ये चीज पढ़ी थी, लोगों ने कैसे किया उसको यूनिफिकेशन, उसको रिवोल्ट, वॉर और रिवोल्यूशन की वजह से क्या किया था, उनकी वजह से वो एक नेशन स्टेट बना था कि वहां पर लोगों ने वॉर लड़ी। इन सब चीजों की वजह से क्या करना पड़ा, उसको नेशन स्टेट बनाया गया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई भी केस नहीं था। यानी जो ब्रिटेन है वो नेशन स्टेट बना किसकी वजह से, पॉलिटिकल एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है, ना ही कोई रिवोल्यूशन हुआ, ना ही कोई रिवोल्ट हुआ। कैसे बने? यानी ब्रिटेन क्या किया, उन्होंने जो भी वो अपने अंडर लेके आया उन सारे स्टेट्स को और फिर एक नेशन स्टेट बनाया, एक पॉलिटिकल रूल की वजह से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ब्रिटेन यूनिफिकेशन से पहले क्या था। तो ब्रिटेन यूनिफिकेशन से पहले तीन सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड था। ठीक है, क्या था कि 1700 के आसपास वो एक नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट नहीं था तो यानी वो डिवाइडेड था किंगडम्स के अंदर। कितने किंगडम्स? तीन किंगडम्स। कौन कौन से? इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में। इन तीनों में वो डिवाइडेड था। लेकिन हर किंगडम की क्या थी, अपना कल्चर था, अपनी लैंग्वेज थी और अपना ट्रेडिशंस था। तो ये चीजें वहां पर चल रही थी ब्रिटेन के अंदर। अब आगे क्या था स्टूडेंट, आगे देखते हैं कि जो इंग्लैंड है, मैंने भी बताया इंग्लैंड सबसे पावरफुल था, मोस्ट डोमिनेट। की कौन था? इंग्लैंड था। क्यों मोस्ट डोमिनेट? क्यों भाई? क्योंकि सबसे पावरफुल जो किंगडम था वो इंग्लैंड था। ठीक है, क्यों सबसे पावरफुल था, ये क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए सबसे पावरफुल था क्योंकि वहां की जो पॉपुलेशन थी वो सबसे ज्यादा थी। ठीक है, इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो पार्लियामेंट पर जो कंट्रोल था सबसे बढ़िया, और लास्ट में मिलिट्री, उनकी मिलिट्री मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से वो बहुत पावरफुल था। पावरफुल था तो ब्रिटेन ही क्या करेगा, बिल्ड करेगा क्या, नेशन स्टेट। वहां पर ब्रिटेन आगे आएगा कि मैं जिम्मा उठाता हूँ। तो ब्रिटेन आगे आया, उसने जिम्मा उठाया कि अब मैं नेशन स्टेट मैं बनाऊंगा। तो उसने क्या किया, सभी किंगडम पे धीरे धीरे क्या बनाए, रूल लगा दिए, और सारे किंगडम किसके अंडर में आ गए, इंग्लैंड के अंडर में आ गए। तो ये उसने प्रोसेस किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं आगे स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन किसके तहत हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत हुआ था। कब हुआ था? 1707 के अंदर हुआ था। अब याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट, स्कॉटलैंड क्या था, एक इंडिपेंडेंट किंगडम था। क्या था? एक इंडिपेंडेंट किंगडम। ठीक है, लेकिन 1707 में जब क्या हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन हो गया किस किस के बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। जब एक्ट ऑफ यूनियन हुआ तो स्कॉटलैंड क्या बन गया, एक ऑफिशियली पार्ट बन गया किसका, यूनाइटेड किंगडम का। अब ऑफिशियली पार्ट बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस यूनाइटेड किंगडम ने स्कॉटलैंड के साथ बहुत बुरा किया। क्या कि आफ्टर दैट वो प्रेशर डालने लगे, किसके ऊपर प्रेशर डालने लगे, स्कॉटलैंड के ऊपर प्रेशर डालने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लोकल आइडेंटिटी है ना उसको खत्म करने के लिए। जैसे कि उन्होंने उनकी जो लैंग्वेज है उसको सरप्रेस कर दिया, खत्म कर दिया कि तुम ये लैंग्वेज नहीं बोलोगे, जो भी करोगे कौन सी लैंग्वेज में करोगे। इंग्लिश कल्चर कल्चर को क्या किया उन्होंने, प्रमोट किया कि इंग्लिश कल्चर उनके स्कूलों में हर जगह, तो कोई भी जगह हो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को इंपोर्ट कर दिया गया कि अब तुम यही जो भी काम करोगे इंग्लिश लैंग्वेज में करोगे। उनकी जो खुद की भाषा थी, जो जिसका नाम था गायलिक, उन उसको खत्म कर दिया। और ऊपर से जो स्कॉटिश कल्चर था उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, बिल्कुल बिल्कुल लो इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे वहां के लोग बहुत परेशान हो रहे थे। लेकिन उनके पास भी कोई चारा नहीं था, धीरे धीरे परेशान होते रहे। लेकिन क्या कर लेंगे, स्लोली स्लोली, नोट करने वाली बात है, धीरे धीरे स्कॉटिश लोग क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, ब्रिटिश आइडेंटिटी। जो कि चीज सही नहीं है कि भाई अगर मेरी मेरी कोई चीज है चलती आ रही है तो दिनों से, और मुझे फोर्सफुली कोई चीज एक्सेप्ट करनी पड़े तो मेरे लिए वो बहुत बुरा होगा, मेरी नजरों में वो चीज गिर जाएगी। तो ये उनके साथ बहुत बुरा हुआ। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आगे जो आयरलैंड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस था पूरे इस ब्रिटेन यूनिफिकेशन का। कैसे? एक तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट इसी से, सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड से। तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि जो आयरलैंड था वो दो मेजर ग्रुप में डिवाइड था। दो वहां पर ग्रुप थे, दो रिलीजियस ग्रुप थे। कौन कौन से ग्रुप थे? एक था कैथोलिस्ट, दूसरा था प्रोटेस्टेंट। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैथोलिस्ट थे वो मेजोरिटी में थे, यानी ज्यादा लोग थे। ठीक है,
लेकिन प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी में थे। ठीक है, माइनॉरिटी में होने के बाद यहाँ पर इंग्लैंड है वो एक इनके साथ खेल खेलती है। क्या खेल खेलती है? वो ये खेलती है कि जो इंग्लैंड है वो सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है? वो करती है माइनॉरिटी को, यानी प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट करती है? कि इंग्लैंड पावर दे देती है प्रोटेस्टेंट को। क्या पावर देती है? कि वो उनको पावर दे दी कि भाई तुम अब जाओ, आगे बढ़ो, प्रोटेस्ट करो इनके खिलाफ, कि ये तो तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। उनको भड़का दिया, उनको भड़काया और किनको सप्रेस कर दिया? कैथोलिक्स को सप्रेस कर दिया गया। फिर से ध्यान रखना, प्रोटेस्ट को ऊपर बढ़ाया, कैथोलिक्स को सप्रेस कर दिया गया। इससे क्या बढ़ गए? वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। जैसे ही वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े तो ब्रिटिश ने क्या किया? आयरलैंड को फोर्सफुली अपने अंडर में ले लिया। ये बहुत ध्यान से सुन लेना, क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। वो तो बाद में जाके फिर प्रोटेस्टेंट के जो ग्रो हुआ, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट ग्रो हुआ ना, तो क्या हुआ? नॉर्दर्न आयरलैंड का इशू भी क्रिएटेड हुआ था, वो कभी फिर से समझेंगे। ठीक है, समझ में आई ये चीज? अब आगे, बर्थ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी। तो क्या हुआ? एक क्वेश्चन बनता है, हाउ, कैसे हुआ ये सब चीजें? तो ऐसे हुआ कि नेशनल आइडेंटिटी वहां पर आर्टिफिशियली क्रिएट की थी। जैसे हमने पहले देखा था ना कि लोगों ने संघर्ष किए, लोगों ने नेशनलिज्म की भावना जगाई अपने अंदर, उसके बाद मूवमेंट्स वगैरह हुए, उसके बाद चीजें आई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, आर्टिफिशियली खुद के द्वारा क्रिएट की गई थी। कैसे? खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाई गई पहले, सबके लिए कॉमन लॉ बना दिए गए। ठीक है, कॉमन फ्लैग आ गया, यूनियन जैक, कॉमन नेशनल एंथम आ गई सबके लिए। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर डोमिनेट करने लगी सब हर जगह पर। जब मैंने बताया था ना कि वहां की खुद की लैंग्वेज कुछ नहीं बना रहे थे, तीनों की अपनी, ये सब किस क्या इंपोर्ट कर दिया? इंग्लिश लैंग्वेज, सारा कल्चर सेम कर दिया गया। वहां के लोगों की कुछ सुने ही नहीं, फोर्सफुली हर चीज की गई। फिर क्या हुआ? यूनियन फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर जो यूनियन आया ना, वो पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से आया, ना कि लोकल पीपल्स के डोमिनेंस की वजह से, कि लोग आ रहे हैं आगे कि हमें क्या करना है, एक साथ आना, एक साथ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर सिर्फ सिंपली फोर्सफुली क्या किया गया? तीनों को एक साथ लाया गया और हर चीज उस पे लगा दी गई। तो ये उनके साथ हो रहा था। बस आगे एक इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड ए स्ट्रेंज केस ऑफ नेशनलिज्म। तो हमने यूरोप के अंदर पढ़ा, क्या पढ़ा? कि यूरोप में नेशनलिज्म तो आया, लेकिन लोग पहले, या क्या अभी मैंने बताया था, लोग पहले क्या हुए थे? यूनाइटेड हुए थे, उसके बाद नेशन स्टेट बना था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। क्या? ब्रिटिश पहले नेशन स्टेट बना, यानी पहले पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद नेशनलिज्म आया। तो यहाँ पर चीजें सब कुछ उल्टी हुई। कैसे हुआ? फोर्सफुली और पॉलिटिकली यहाँ पर लोगों को क्या किया? अपने अंडर लिया गया, स्पेशली स्कॉटलैंड को और आयरलैंड को। यहाँ तो इनके बिल्कुल खत्म ही कर दिया था, हर चीज ऐसे कर दिया था कि भाई ना लैंग कुछ भी नहीं। तो इनको तो बहुत बुरा हुआ। तो ये ऐसे तुम्हें पूरा पूरा आंसर लिखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर का लास्ट एंडिंग पे आ गए हैं हम। अब आगे स्टूडेंट, जो नेशनलिज्म है वो स्प्रेड होने लगा। इन सब चीजों को देख के जो नेशनलिज्म है वो स्प्रेड होने लगा। कहाँ पर? यूरोप के बाहर, पूरे यूरोप के बाहर स्प्रेड होने लगा। कैसे? कि जो एंड हुआ 19th सेंचुरी के, तब तक जो नेशनलिज्म है यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। अब ठीक है, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये जो आइडिया है ये लोगों को बहुत अच्छा लगा और ये स्प्रेड होने लगा। अब कहाँ पर? कॉलोनीज में स्प्रेड होने लगा। जैसे कि कौन कौन से कॉलोनीज में स्प्रेड होने लगा? भाई ये इंडिया में स्प्रेड हुआ, वियतनाम में हुआ, चाइना में हुआ, अफ्रीका में हुआ, यहाँ पर हर जगह स्प्रेड हुआ। तो यहाँ के जो एजुकेटेड लोग होंगे ना, जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्होंने इन चीज को पूरे अच्छे से देखा होगा कि यहाँ पर कैसे क्या चीज हुई, उन लोगों को भी आइडिया आया होगा कि ये चीज तो हम भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने देश में लिबर्टी लाएंगे, इक्वलिटी लाएंगे, नेशनलिज्म लाएंगे और नेशन स्टेट हम भी बना सकते हैं, हम किसी से कम थोड़ी हैं। और उन लोगों ने जब ये उनके दिमाग में ये चीजें आई तो हर देश में मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। सब लोग अपने देश को क्या करवाना चाहते थे? आजाद करवाना चाहते थे। 19th सेंचुरी के बाद हमने देखा हमारे इंडिया में भी कितनी सारी मूवमेंट्स हुई थी। क्यों? हम भी अपना एक नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, इसलिए ये सब चीजें हुई। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म में डिफरेंस क्या है? भाई है क्या चीज है इंपीरियलिज्म? जो नई चीज आई, तो हुआ क्या कि ये जो तुम्हारे जो जितने भी अभी नेशन स्टेट ये बने हैं ना, इन्होंने क्या किया? जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब ने अब इनके पास पावर आ गई, एक साथ हो गए। अब इन्होंने क्या किया? दूसरे जो कॉलोनीज हैं, यानी इनकी पावर बढ़ गई, अब दूसरे कॉलोनीज पे इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब किन रीजनों की वजह से कब्जा करना शुरू हुआ? क्या ऐसा हुआ यहाँ कि इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया? भाई तो सबसे
मेन पावर यही है कि अपनी जगह बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं एक दूसरे की जगहों पर, कि मैं हूं, मैं अपनी दबदबा दिखाऊंगा, कि थोड़े बहुत किसी के पे वो है तो कब्जा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर एक चीज ये आती है कि यूरोप पावरफुल नेशन बन गए। अब जैसे ही नेशन बन गए वो बन गए इंपेरियलिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत बार डेफिनेशन पूछी गई है, ध्यान से देख लेना, बोर्ड के एग्जाम से सीधा आ रहा है कि इंपेरियलिज्म की डेफिनेशन क्या है। तो ध्यान देना, पावरफुल नेशन कैप्चरिंग वीकर कंट्रीज। जो पावरफुल नेशन होते हैं वो वीकर कंट्रीज को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करने के लिए के बाद वहां के रिसोर्सेज, लैंड और पावर ये यूज करते हैं। मतलब वहां के रिसोर्सेज यूज किए, लैंड को बढ़ा लिया अपनी, और इससे उनकी पावर भी क्या, जितना ज्यादा वो करेंगे उतनी ज्यादा उनकी क्या करेगी, पावर बढ़ती रहेगी। इससे क्या हुआ, यूरोप में हर कोई ये चाह रहा था, इससे क्या हुआ, आपस में उनकी राइवलरी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि सबके सब लोग चाहते थे कि हम अपनी जगह कॉलोनीज को क्या कर लें, इनराज कर लें, बड़ा कर लें, ठीक है, अपनी जो पावर है वो दिखाने लगे एक दूसरे को कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, मैं कितना ताकतवर हूं, और कंट्रोल करना चाहते थे मार्केट को और पूरे रॉ मटेरियल को, कि सब लोग मेरे आगे झुक के रहे, ठीक है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, वो वाली बात थी। तो ये इस सब कारणों की वजह से ये सब करने लगे। अब आगे देखते हैं, जो लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का वो आता है बाल्कन रीजन। ठीक है, यूरोप का पाउडर क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, देखना ध्यान से कि जो बाल्कन रीजन है वो आता है साउथ ईस्ट यूरोप के अंदर। ठीक है, कहा था साउथ ईस्ट यूरोप में, जिसमें कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस का, अल्बानिया, अल्बानिया, क्रोटिया, सर्बिया, बोस्निया, ठीक है, और भी बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स होते हैं यहाँ पर। और ये किसके अंडर में होता है, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में होते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ के जो लोग होते हैं वो सेल्विक नेशनलिस्ट होते हैं। कौन से लोग होते हैं, सेल्विक नेशनलिस्ट। अब इनके गोल्स क्या है, चाहते क्या है, ये चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाए, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे, कल्चर को, कि हम अपना लैंग्वेज रखेंगे, अपनी कल्चर रखेंगे, और लास्ट ये फ्रीडम चाहते थे फॉरेन रूल से। तो ये सब चीजें वो करना चाह रहे थे। अब आगे हम पढ़ते हैं इसका कॉन्फ्लिक्ट्स। अब स्टूडेंट्स, बल्कन रीजन का हम कॉन्फ्लिक्ट्स देख लेते हैं। तो क्या हो रहा था बल्कन रीजन के अंदर, कि जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप की जो बिग पावर्स है, कौन है बिग पावर, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ये लोग इंटरफेयर करने लगे किसके अंदर, बल्कन के अंदर। किसके लिए भाई, अपने फायदे के लिए, कोई उनका खुद का कुछ फायदा होगा। ठीक है, तो रसिया क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था किसको, सेल्विक कंट्रीज को सपोर्ट करने लगा रसिया। ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल चाहता था किस पे, सर्बिया पे कंट्रोल करना चाहता था। और जो ब्रिटेन है वो सपोर्ट करने लगा ओटोमन एम्पायर को। क्यों करने लगा, ताकि ये जो पावर है वो बैलेंस रहे, ठीक है, ताकि ये ज्यादा ताकत उनके साथ, अगर वो नहीं करेगा तो पावर उसकी कम हो जाएगी। अब इसके आउटकम क्या निकले भाई, आउटकम सिंपल सी है कि कंटिन्यू क्या रहा, टेंशन रहा, वॉर रहा इन सभी के बीच में। ठीक है, फाइट हुई किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, बिग पावर इन्वॉल्वमेंट रही, बड़ी बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व रही इसमें। जो रीजन है वो बिकम बन गया क्या, एक पाउडर केक बन के रह गया। अब इससे भाई बेटा स्टूडेंट्स की नुकसान ये हुआ कि यही सब चीजें थी आगे जाके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में तब्दील हो गई। इसी इन सब चीजों की वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। तो ये सब चाहते थे कि जो सल्विया है, सल्विया यूनाइट टू ऑल सर्ब्स, वो सारे सर्ब्स को यूनाइट करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया हंगरी जो है वो कर्स करना चाहते थे सर्बिया को। ठीक है, 1914 में ऑस्ट्रेलिया के क्राउन प्रिंस को सर्बिया के नेशनलिस्ट ने मार डाला। ये सब पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। जैसे ही वोट डिक्लेयर कर दिया, दोनों साइड के अलायंस एक्टिवेट हो गई, और जैसी अलायंस एक्टिवेट हुई, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहां से शुरू हो गया 1914 के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स तुम्हारा पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे एक लास्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चंस में कंप्लीट कवर कराऊंगा कि शॉर्ट्स लॉन्ग क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, किस पे ध्यान देना है, किस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो उसको जरूर देखना। और ये सारे पूरी वीडियोस आप जरूर कवर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एजुकेशन हब। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।